हेलो एवरीवन। ये हमारा पार्ट 11 है चैप्टर 4 का। इससे पहले जो मैंने 10th पार्ट बनाया था ना, उसकी जो फर्स्ट स्लाइड थी उसके ऊपर भी पार्ट 11 था, लेकिन वो पार्ट 10th था। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। उसमें हमने कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब देखा था। तो आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एक ये वाला लेक्चर रह गया और इसके बाद बस एक और लेक्चर है, देन ये आपका पूरा चैप्टर 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो इससे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये हमने कवर कर लिया। प्रीवियस लेक्चर जाके ज़रूर देखिएगा एंड उसी से ही एक आपका लिंक क्रिएट होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसकी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इसको हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा इसी में ही हम इंट्रो देख लेते हैं कि क्या है। तो जो इम्पीरियल एक्सपेंशन की एंड कंसोलिडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, उनके लिए जो पॉलिसीज़ लाई जाती थी वो किसके द्वारा लाई जाती थी? कंपनीज लेके आती थी। ठीक है, कौन से टाइम पीरियड की बात चल रही है? 1757 टू 1857। ठीक है, इसके अंदर ये दो मेथड्स अपनाते थे कि कैसे हमें अनेक्स करना है। तो पहला वॉर के थ्रू, ठीक है, एंड दूसरा जो है इनका अनेक्सेशन का जो तरीका था वो था इनकी डिप्लोमेसी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो ये लाया करते थे। तो आपके पास डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के थ्रू ये अनेक्स कर लिया करते थे किसी भी स्टेट को। ठीक है, उसके बाद हाउ द कंपनी वन बाय वन डिफीटेड, जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख्स, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, एंड उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसमें हमने डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। जैसे कि अब जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग की ये पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस हो गया आपके पास, वेलेस्ली का आपके पास सब्सिडरी अलायंस हो गया, डलहौजी की आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि आज ये हम सारा कुछ आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको ये चीज़ें दो इंट्रो में आपको याद रखनी है कि कैसे ये अनेक्स किया करते थे। चाहे तो वो वॉर से अनेक्स किया करते थे या फिर डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के थ्रू, जो कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस चीज़ में। ब्रिटिशर्स इससे वो ले लिया करते थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस की, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया ये कौन लेके आया, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल था जिस टाइम पे ये चीज़ रिंग फेंस वाली लेके आया पॉलिसी। तो इसमें किसके खिलाफ ये काम कर रहा था उस टाइम पे, मतलब कि लड़ रहा था? तो मराठास, मैसूर एंड हैदराबाद वाले रीजन में था। ठीक है, इसने ये वाली पॉलिसी को अपनाया जिसका एम क्या था? क्रिएट करना बफर जोन्स टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर। ये कहता था कि हमें कंपनीज की इंटरफेरेंस को मतलब कि दूर करने के लिए ये बफर जोन बनाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था, ये सिर्फ दिखाने के लिए उनको, तो कंपनी के लिए बफर जोन बनाया था। लेकिन जो अंदर से इसका मेन एम था ना, जो इसका ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो द पॉलिसी ऑफ द डिफेंस ऑफ द नेबरिंग फ्रंटियर्स फॉर सेफ गार्डिंग देयर ओन टेरिटरीज। कि मान लीजिए ये वाला एरिया अगर वॉरेन हेस्टिंग के अंदर है तो नेबरिंग कंट्रीज जो है वो इस वाले एरिया में इंटरफेयर ना करे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस लेके आया था, लेकिन ये बोलते थे कि कंपनी फ्रंटियर्स के लिए ये लेके आए हैं। द पॉलिसी ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग वॉज रिफ्लेक्टेड इन हिज वॉर अगेंस्ट द मराठाज एंड मैसूर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाले इस वाले एरियाज़ में इनके साथ ये जो है वो लड़ाई कंटिन्यू थी इनकी। तो जो चीफ डेंजर था टू द कंपनीज टेरिटरी वॉज अफगान इन्वेडर्स, इनके बारे में हमने पहले बात कर ली है, एंड द मराठास। ठीक है, तो ये आप पुराने लेक्चर्स जाके देखिएगा कि कैसे अफगान इन्वेडर्स के साथ भी इनकी वॉर छिड़ती है। अब ये सेफ गार्ड करना चाहते हैं दीज डेंजर्स को, तो कंपनी अंडरटुक टू ऑर्गेनाइज अ डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर। अब इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो है वो लाई गई, एंड कंपनी अंडरटुक टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ द अवध ऑन कंडीशन दैट द नवाब वुड डिफ्रे द एक्सपेंसेस ऑफ द डिफेंडिंग आर्मी। एंड उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये मिलिट्री जो है वो हेल्प भी दिया करते थे अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर कोई बाहर से इनके ऊपर अटैक कर देता था तो ये कहते थे कि मतलब कि ये रिंग फेंस सिस्टम में ये एश्योर किया जाता था कि उनको जो है मिलिट्री हेल्प भी मिलेगी, मिलिट्री असिस्टेंस भी मिलेगा अगर उनके ऊपर कोई बाहर का अटैक करता है, बट एट देयर ओन एक्सपेंस। उनको
मतलब कि एक्सपेंस तो अपना ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उनको मिलिट्री हेल्प मिल जाएगी एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो ये एलाइज जो थी वो रिक्वायर टू मेंटेन द सब्सिडरी फोर्सेस, जो कि ऑर्गेनाइज की गई, इक्विप्ड की गई, कमांड की गई बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एंड जिसको रूलर्स जो है वो फिर पेड कर देते थे, मतलब कि प्रोटेक्ट ये कर देते थे, एंड जो रूलर्स थे ऑफ द स्टेट वो जो है उनको मनी प्रोवाइड कर देते थे उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब जो वेलेस्ली की पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, जो कि हम सेकंड इसमें बात करेंगे, वो क्या था, वो एक्सटेंशन था किस चीज़ का, पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस का। ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस किसके लिए लाया गया, टू रिड्यूस द इंडियन स्टेट इनटू द पोजीशन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके लिए कि हम इंडियन स्टेट्स की जो पोजीशन है जो कि डिपेंड हो रही है ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सब्सिडरी अलायंस की। ठीक है, जो कि कौन लेके आया, वेलेस्ली, और जो कि हमने पहले बात की थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये लेके आते हैं वॉरेन हास्टिंग। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वॉरेन हास्टिंग का कौन सी पॉलिसी थी, वेलेस्ली की कौन सी पॉलिसी, तो ये आपको याद रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस की, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए। तो ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, 1798 टू 1805। तो उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल थे, और इनके सब्सिडरी अलायंस के अंदर जो इंडियन स्टेट्स थे वर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी एंड टू पे द सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस, की गवर्नमेंट ही इसका सब देख रेख करेगी एंड उसकी मेंटेनेंस करेगी उस जगह की। ठीक है, एंड इंडियन रूलर्स को एग्री होना पड़ता था टू पोस्टिंग ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंस इन हिज कोर्ट, की जैसे मान लीजिए ये एक राजा का एरिया है, तो यहाँ पे एक रेजिडेंस किसका होगा, ब्रिटिशर्स का होगा, तो इसके लिए रूलर्स को एग्री करना पड़ता था। और इस सिस्टम के अंदर जो इंडियन रूलर्स थे कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो यूरोपियन किस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक राजा है, ठीक है, तो ये किसी भी और यूरोपियन को इस एरिया के अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा अगर उसने प्रायर परमिशन नहीं ली है ब्रिटिशर्स से, जो उनके हेड होते थे। तो उनकी हेड की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि अगर उन्होंने किसी को एम्प्लॉयमेंट देना है अपने एरिया के अंदर। ठीक है, नॉट कुड टू नेगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर्स विदाउट कंसर्न टू द गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के साथ ही सब कुछ, जैसे मान लीजिए ये गवर्नर जनरल को इन्होंने ना यहाँ पे रेजिडेंट दे दिया, तो अगर मान लीजिए कि बाहर का कोई राजा है, ठीक है, उसके साथ इसने कुछ नेगोशिएट करना है, तो पहले गवर्नर जनरल को जो है वो इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये दोनों राजा क्या मीटिंग कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इस सिस्टम के अंदर आता था, किसके, सब्सिडरी अलायंस के। अब इसके रिटर्न में क्या हुआ, ब्रिटिश वुड डिफेंड द रूलर। अब ये सब्सिडरी अलायंस में तो ये था कि ये सारी बात किसके परमिशन से चलनी थी, गवर्नर जनरल की। अब रूलर पागल थोड़ा ना है, वो इतनी बड़ी सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेगा, इसके बदले में ब्रिटिशर्स भी तो कुछ उनको इन रिटर्न में देंगे। तो इस मतलब के रिटर्न में जो गवर्नर जनरल होगा वो डिफेंड करेगा रूलर को। ठीक है, डिफेंड करेगा इस वाले रूलर को किस चीज़ से, अगर कोई उसकी एनिमी है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी एनिमी है, ये इसको मारना चाहता है, तो गवर्नर जनरल जो है वो इस राजा की प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हिज एनिमी एंड अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द अलाइड स्टेट। अब गवर्नर जनरल जो है ना, इसकी अपनी इंटरनल स्टेट के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आ रहा है इंटरफेरेंस करने, उसमें गवर्नर जनरल का हाथ होगा। तो ये सारा कुछ था सब्सिडरी अलायंस के अंदर। तो सब्सिडरी अलायंस ब्रॉट इमेंस गेन्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सब्सिडरी अलायंस बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ कि एरिया जो है ज़्यादा किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, एंड ब्रिंगिंग द रिलेटिव पीस इन सब्सिडीज और द टेरिटरी। और साथ ही साथ में जो 7 ईयर रूल किया, जो वेलेस्ली ने 7 साल रूल किया, उसके ये भी आपको याद रखना है कि जो 7 ईयर्स जो है वेलेस्ली ने रूल्स किया, उसके अंदर इसने 100 स्मॉल एंड बिग स्टेट्स जो है अपने अंडर कर लिए, किसके थ्रू, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। अब इवोल्यूशन एंड परफेक्शन में क्या आएगा कि
इट वॉज प्रोबेबली द फ्रेंच गवर्नर जब डुप्लेक्स था उस टाइम पे, उस हु गेव फर्स्ट गेव ऑन हायर यूरोपियन ट्रूप्स टू इंडियन रूलर टू फाइट देयर वॉर्स। क्यों किसको हायर किया? यूरोपियन ट्रूप्स को टू इंडियन रूलर्स को दे दिया कि वो तुम्हारी जो है लड़ाइयाँ लड़ेंगे। सिंस देन ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नर जनरल फ्रॉम द क्लाइव, मतलब क्लाइव के बाद फिर जितने भी गवर्नर जनरल आए उन्होंने ये सिस्टम को चलाया डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एंड ऑल्सो ब्रॉट इट टू देयर परफेक्शन। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन स्टेट थी जो इसके अंडर आई थी प्रोटेक्शन ट्रैप के अंदर, तो वो भी आपको याद रखनी है, वो कौन सी थी? आपकी अवध। कितने में आई थी? 1765 में, मतलब उसने ये ट्रीटी जो है वो साइन की थी, अंडर विच द कंपनी ने जो है वो प्लेज लिया था टू डिफेंड द फ्रंटियर्स ऑफ अवध ऑन द कंडीशन ऑफ नवाब डिफरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ सच डिफेंस। ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताई है। उसके बाद एज अ बोनस, अब बोनस के तौर पे टू द नवाब क्या मिलेगा? ब्रिटिश रेजिडेंट व स्टेशन, कहाँ पे स्टेशन कर दिया गया? लखनऊ में। मैंने आपको बताया सब्सिडरी अलायंस में एक गवर्नर जनरल को जो है वो वहीं, मतलब जहाँ पे राजा रहता है उसी की स्टेट के अंदर ही एक रेजिडेंट दे दिया जाएगा। तो अब अवध वाले एरिया में तो राजा था, तो लखनऊ में उसको ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया। अब ये लखनऊ में जो रेजिडेंट बनाए, यहाँ से ये जो है ब्रिटिशर सब देखेंगे कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। अब 1787 में कंपनी इंसिस्टेड दैट द सब्सिडरी स्टेट शुड नॉट हैव द फॉरेन रिलेशन। अब कंपनी ने ये भी कह दिया कि कोई फॉरेन रिलेशन के साथ आप मतलब कि नहीं चलोगे, जैसा हम कहेंगे वैसा ही चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रीटी के अंदर विद द नवाब ऑफ द कर्नाटिक विच कर्नवालिस साइंड इन February 1787, तो इसके अंदर ये ट्रीटी के अंदर ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि किसी फॉरेन रिलेशंस के साथ इन्होंने नहीं करना है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी है, ठीक है। उसके बाद इट वॉज वेलेस्ली जीनियस, मतलब वेलेस्ली ही था जिसने कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्सिडी अलायंस उनके लिए लेके आया ताकि ज़्यादा सारे एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया जाए एंड टू नेगोशिएट फॉर द सरेंडर ऑफ द टेरिटरी इन द फूड सॉवरेनिटी, एंड साथ ही साथ में वो उसकी मेंटेनेंस भी करेगा। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर ये स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर राजा रह रहा है, तो यहाँ पे अगर ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया है, तो इस पूरी स्टेट की जिम्मेदारी, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कौन करेगा? वो जिसका मान लीजिए यहाँ पे गवर्नर जनरल है, तो वो उसी के अंडर ही उसकी सारी मेंटेनेंस होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सब्सिडी अलायंस, मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर लगी। अभी इसके फेज देखेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट में कि कहाँ कहाँ पर ये एक्सेप्ट हुई, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपनी स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सब्सिडी अलायंस। तो इसके अंदर 4 स्टेजेस आएंगी, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या थी। जो पहली थी उसमें ये था कि कंपनी ऑफर करेगी फ्रेंडली इंडियन स्टेट्स विद द ट्रूप टू फाइट द वॉर ऑफ द स्टेट माइट बी एंगेज्ड इन। मान लीजिए कि अगर कोई राजा है, ठीक है, उसका दूसरे राजा के साथ कोई मतलब झगड़ा वॉर है, तो जो कंपनी होगी, ठीक है, जो कंपनी होगी वो इनको ट्रूप्स वगैरह प्रोवाइड करवाएगी एंड फ्रेंडली रहेगी। किसके साथ? इस वाले राजा के साथ, क्योंकि दूसरे वाला राजा एनिमी है, ठीक है। तो पहला आ गया ट्रूप्स वगैरह प्रोवाइड करवाने, फ्रेंडली रिलेशन बनाना, ये ऑफर करेगी कंपनी। दूसरी स्टेज में ये आता है कि इट मेकिंग अ कॉमन कॉज विद द इंडियन स्टेट, वही फ्रेंडली रिलेशन बनाने, एंड दूसरी बात कि सोल्जर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एंड जो भी सपोर्ट चाहिए होगी इनको वो देगी उस वाले राजा को जो ये सब्सिडी अलायंस को वो करेगा, ज्वाइन करेगा। अभी थर्ड स्टेज में आता है कि इंडियन अलाइवर आर नॉट फॉर द मैन बट फॉर द मनी। व्हेन द इंडियन अलाइज वॉज आस्क्ड नॉट फॉर द मैन बट फॉर द मनी, द कंपनी प्रोमिस दैट इट वॉज इट टू recruit, train, maintain fixed number of soldiers under a British officer, that the consignment would be available to the ruler for his personal and the family protection, as also keeping out aggressions, all for the fixed sum of money। तो इन्होंने ये बोला कि जो मतलब लड़ेंगे वॉर के अंदर, तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूट करेगी एंड उनको ट्रेन करेगी, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी कुछ पैसा देगी, ठीक है, एंड उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देगी, ठीक है। तो ये सब कुछ काम
कौन करेगी, कंपनी उनको करेगी। लेकिन जो इंडियंस थे वो क्या चीज़ मांग रहे थे, किस चीज़ के लिए कह रहे थे, मनी के लिए बोल रहे थे, मैन के लिए नहीं बोल रहे थे, ठीक है। एंड फोर्थ आपके पास आता है लास्ट स्टेज में कि जो मनी है एंड द प्रोटेक्शन फी वॉज फिक्स्ड, जो मनी थी या फिर प्रोटेक्शन फ़ी थी उसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। किस लेवल पे, वेरी हाई लेवल पे। एंड स्टेट फेल हो गए उस चीज़ को पे करने के लिए, क्योंकि अब ये रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके बदले में जो मनी तो देनी पड़ेगी, किसको, राजा को, ब्रिटिशर्स को मनी तो देनी पड़ेगी ट्रेन करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, वॉर में लड़ना है आखिर। तो जो फिक्स्ड मनी इन्होंने हाई वो की, तो ये स्टेट देने में मतलब कि सफल नहीं हुए। एंड अल्टीमेटली जब वो सफल ही नहीं हुए कि वो मनी दे सके अंग्रेज़ों को, तो वो जो एरिया था वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर आ गया, कंपनी के अंडर आ गया, ब्रिटिशर्स ने वो ले लिया। तो कंपनी की ऐसी एंट्री होती है, स्टेट्स को कैसे कैप्चर किया उन्होंने, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये चलता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स ने ये एक्सेप्ट किया या धक्के से उनको एक्सेप्ट करवाया गया। तो इंडियन प्रिंसेसेस हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, कौन कौन से थे वो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से क्वेश्चन जरूर बन के आ जाता है। तो आपके पास आ जाएगा हैदराबाद का निज़ाम, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैसूर का राजा, तंजौर का राजा, रूलर ऑफ तंजौर, और आपके पास आएगा नवाब ऑफ अवध, पेशवा, अवध का नवाब, ठीक है, पेशवा, ठीक है। और राजा ऑफ बेरार, बेरार का राजा, ठीक है, भोंसले जो था, ठीक है, सिंधिया, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं, तो ये भोंसले, ठीक है, सिंधिया हो गया आपके पास। राजपूत स्टेट्स, तो इन सब ने जो है राजपूत स्टेट्स में आपके पास जोधपुर आ गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजपूत स्टेट में किस किस ने किया, तो जोधपुर, जयपुर, बूंदी, मछेरी एंड भरतपुर, ठीक है। तो ये आपके किसके अंडर आ गए, 5 राजपूत स्टेट्स के अंदर जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। तो होलकर्स जो थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़, जो होलकर्स थे वो लास्ट थे मराठा कॉन्फेडरेंसी के, जिन्होंने जो है सब्सिडरी अलायंस को 1818 में एक्सेप्ट किया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में तो सिंपली ये क्या स्टेट करता था कि अगर किसी का नेचुरल सन नहीं है या फिर नेचुरल हायर नहीं है, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब फादर्स प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी स्टेट वाली, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो उसका मान लीजिए छोटा मोटा सा घर है कोई, तो वो दे देंगे, लेकिन जो ज़्यादा पैरामाउंट पावर जो स्टेट के अंदर आती है वो नहीं मिलेगी उसको। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके द्वारा लाया गया है, डलहौजी के द्वारा। और मैं बताती हूँ अभी, ये डलहौजी के द्वारा मेनली एट्रीब्यूट नहीं, ओरिजिनेटर नहीं था, एट्रीब्यूट नहीं करवाया गया था, बल्कि इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करवाया गया था। इसके लिए ही इसका ऐसा बोला जाता है कि डलहौजी ये लेके आया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो डॉक्ट्राइन था वो ये स्टेट करता है कि एडॉप्टेड सन कुड बी द हायर टू हिज फोस्टर फादर प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी उसको, लेकिन बट नॉट द स्टेट, स्टेट उसको पूरा स्टेट नहीं मिलेगा। जो पैरामाउंट पावर, पूरे जो राज्य की पावर है वो नहीं उस सन को मिल सकती, जो उसका ओरिजिनल सन नहीं है, ठीक है, जो फोस्टर सन है उसको वो नहीं मिल सकती। टू डिसाइड वेदर द बेस्ट ऑफ स्टेट ऑन द एडॉप्टेड सन और टू अनेक्स इट। तो ये लेके आए कि वो वाला जो, अगर मान लीजिए किसी का नेचुरल सन नहीं है तो वो उसकी स्टेट जो है वो अनेक्स कर ली जाएगी इनके द्वारा। तो ये जो डॉक्ट्राइन था बेस्ड ऑन द हिंदू लॉ था एंड इंडियन कस्टम्स भी था, बट हिंदू लॉ सीम्स टू बी समवट इन कंक्लूसिव ऑन दिस पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा, वैसे तो ये हिंदू लॉज में कस्टम्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा इनकन्क्लूसिव हो गया था, ठीक है। उसके बाद
ये जब हम आगे जाके बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह की, हैड अनेक्स्ड फ्यू ऑफ हिज feudatories principalities on the count of the lapse. Likewise the company in 1820 acquired a petty Satluj states on the absence of the heirs. तो उसके बाद क्या होता है, there was no clear cut instance of the adopting son being deprived of entire state or of such a state being regarded as a lapse. तो उस टाइम पे ये था। एंड जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लॉर्ड डलहौजी था वो इस चीज़ का, इस पॉलिसी का ओरिजिनेटर नहीं था। हालांकि ये बोला जा सकता है कि उसके टाइम पे ये जो पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन था, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ, अप्लाई हुआ, मतलब इसने अप्लाई करवाया। इसने बोला कि अगर नेचुरल सन किसी का नहीं है तो उसकी ये जगह जो है वो अनेक्स कर लेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि यही लेके आए थे। तो डलहौजी शो द जील इन दिस डॉक्ट्राइन की उनको बहुत मतलब खुशी हो रही थी कि अब अगर मान लीजिए ये चीज़ अगर किसी का नहीं है तो वो स्टेट मेरे अंडर आ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया इसको, डॉक्ट्राइन को स्प्रेड करवाने के लिए। एंड ऑल्सो हिज predecessors had acted on the general principle of avoiding the annexation if it could be avoided. Dalhousie in turn acted on the general principle of annexing if he could do so legitimately. तो legitimately अगर देखा जाए तो डलहौजी ने ही ये सारा कुछ स्टार्ट करवाया नहीं बोल सकते, हाँ अप्लाई करवाया। ठीक है, उसके बाद अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो लैप्स हो गई। अब जिसका नेचुरल सन नहीं होगा ऑब्वियसली वही होंगे। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से थे वो। तो जो स्टेट्स डाई हो गई विदाउट अ मेल मेंबर, मेल इशू एंड वो कितनी थी, 7 स्टेट्स थी और उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले थी आपके पास तारा, उसके बाद झांसी की रानी का जैसे आप को पता ही है, एंड देन नागपुर हो गए और कुछ और स्टेट्स भी थी स्मॉल। तो एक थी आपके पास जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में आती थी, और एक संबलपुर जो कि उड़ीसा में थी। ठीक है, एंड भागत जो कि आपके पास मध्य प्रदेश में थी। तो ये आपको वैसे लर्न तो होनी चाहिए सारी की सारी, अगर नहीं होती तो एक बार आंखों के आगे से आपको ये ज़रूर निकालनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो लैप्स हो गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी जो है वो अनेक्स कर लिया था 1856 में। क्यों? आफ्टर डिपोजिंग द नवाब वाजिद अली शाह ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिस गवर्नमेंट, कि वहाँ पे जो है गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही, इसलिए अवध को भी इसने अनेक्स कर लिया था। डलहौजी ने 8 अदर स्टेट्स भी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला ली थी, क्योंकि ये जो डलहौजी था इसने कितने साल काम किया था यहाँ पे, 8 ईयर्स। तो इन 8 ईयर्स में इसने और भी 8 स्टेट जो है वो अपने अंडर अनेक्स की थी, क्योंकि ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। एंड ऑल्सो इसी के रेन में completed the process of the expansion of British power in India which began with the victory of the सिराजुद्दौला, जो कि प्लासी के युद्ध में स्टार्ट हुआ था 1757 में। ठीक है, तो ये सारा कुछ किसके अंदर, लैप स्टेट्स के अंदर आ जाता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज़। अब हम कंट्रीज़ की बात करेंगे, जैसे आपके पास भूटान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, बर्मा आ जाता है, फिर वो बर्मा की वॉर्स देखेंगे, फिर तिब्बत के साथ रिलेशंस देखेंगे, एंड देन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर होने वाला है। उसके बाद अफ़गान वॉर्स आएंगे आपके पास। ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी बची पड़ी हैं, एंड देन उसको ख़त्म करके ये हमारा लेक्चर जो है पूरा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।